हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री में गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। होप कि आपको ये वीडियो समझ आए और कोशिश करूँगा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो हमें किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए। सो स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की शुरुआत तकरीबन 1206 से होती है। 1206 से होती है आपकी गुलाम वंश की शुरुआत। और इसके जो स्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी। और स्लेव डायनेस्टी यानी हिंदी में मीनिंग होता है गुलाम वंश। तो ये गुलाम वंश ही नाम क्यों आया यहाँ पर, आपके मन में भी आ रहा होगा। तो एक्चुअली गुलाम वंश इसलिए बोला गया यहाँ पर कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी एक सुल्तान थे, उनके गुलाम थे। अब आपको पता लग गया होगा कि गुलाम वंश क्यों बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी क्यों बोली जाती है। क्योंकि जो गुलाम वंश के सबसे पहले सुल्तान जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया करते थे। सो स्टूडेंट, आगे बताता हूँ मैं आपको। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो तुर्किस्तान के निवासी थे और इनके माता पिता भी तुर्क में रहते थे। अच्छा, तुर्की एक जगह है, तुर्की पुराने समय में इसको तुर्किस्तान बोला जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे और उसके माता पिता भी थे जो वो तुर्की थे, ठीक है, और तुर्क में ही रहते थे। इस क्षेत्र में जो तुर्की जैसा क्षेत्र था, तुर्किस्तान जैसा क्षेत्र था, उस क्षेत्र में उस समय दास व्यापार का प्रचलन था। तो दास व्यापार होता क्या है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा। दास व्यापार मतलब, अब दास तो मतलब वो होता है नौकर एक तरीके का, है ना, गुलाम कह सकते हैं उसे। तो इसके बारे में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता था कि पुराने समय में तुर्किस्तान में ये होता था कि वहाँ पर लोगों को ख़रीदा जाता था, बचपने में बच्चों को ख़रीदा जाता था और उनको चीज़ें सिखाई जाती थी, उसको काबिल बनाया जाता था, लड़ाई के काबिल बनाया जाता था, युद्ध स्थल के लिए इतना काबिल बनाया जाता था। और फिर जब ये काबिल हो जाते थे तो उनको बड़े बड़े राजा महाराजाओं को बेच दिया जाता था। तो उसी प्रथा को दास प्रथा बोला जाता है। दास प्रथा में क्या होता था, लोगों को शिक्षा और अच्छी मतलब ऐसी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी जिसे एक राजा लाइक करे और उसको खरीद सके। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया दास व्यापार के बारे में। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको आगे बढ़ते हैं अब हम वीडियो के कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे। जो बालक कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इसी व्यवस्था का शिकार बने थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी बचपन में इसी दास व्यापार प्रचलन में ये भी इसी चीज़ के शिकार हो गए थे। इससे क्या हुआ, उसे एक व्यापारी के हाथों बेच डाला गया। व्यापारी ने उसे फिर निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी को बेच दिया गया था। यहाँ पर क्या था, इसमें ये जो बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो भी इसी चीज़ के शिकार हो गए थे, उनको भी बेच दिया गया था। उनको बेचा कौन से व्यापारी को गया था, यहाँ व्यापारी का नाम भी लिखा हुआ है। क्या नाम है यहाँ पर, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी को बेच दिया गया था। अब क्या हुआ, जो ये इंसान था जिनने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था, है ना, तो उसने क्या करा, कुतुब को अपने पुत्र के साथ, क्योंकि ये जो जिस इंसान ने इसको ख़रीदा था उसने क्या करा, अपने पुत्र के साथ उसको सेना प्रशिक्षण दिया। उसने क्या करा, जो हमारी ये अजीज़ जो थी अब्दुल अजीज़, इसने अपने बालक के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य ज्ञान दिया, जो जिसमें लड़ाई वगैरह सिखाई जाती है ना, और धार्मिक प्रशिक्षण दिया। और अंत में होता क्या है कि जब ये अब्दुल अजीज़ की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो उनका पुत्र था वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको दोबारा बेच देता है और अंत में इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा ख़रीदा जाता है। मोहम्मद गोरी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो माना जाता था वो बहुत ज़्यादा काबिल इंसान थे उस समय के। उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके पास हर तरह की नॉलेज थी, लड़ाई प्रशिक्षण, हर चीज़ का प्रशिक्षण था उनके पास, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने उनको अपना गुलाम के रूप में ख़रीद लिया था। अच्छा, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे होता क्या है कि तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है, राजपूत एक राजा थे पृथ्वीराज चौहान,
पहले युद्ध में तो ये मोहम्मद गौरी से जीत गए थे, लेकिन होता क्या है, अंत में जब दूसरा युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी को अपना बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बनाने के बाद क्या आता है, ऐबक को भारतीय प्रदेशों के सूबेदार नियुक्त किया जाता है वहाँ पर। और क्योंकि ऐबक जो थे बहुत ज़्यादा काबिल थे, इसी वजह से उन पर विश्वास किया जाता था। उन्होंने क्या करा कि जब पृथ्वीराज चौहान हार गए थे द्वितीय युद्ध में, तो दिल्ली जैसी जो हम आज के समय में दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, तो दिल्ली पे उस समय ये जो दिल्ली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी जाती है। ऐसा होता है दिल्ली, लाहौर तथा कुछ अन्य क्षेत्र का उत्तराधिकारी भी बनाया गया था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध, जिसमें राजपूत के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया। इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा के बंदी बना लिया जाता है और फिर बाद में मार दिया जाता है उनको। होता क्या है इसमें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, अंत में दिल्ली, लाहौर जैसे काफ़ी सारे जगह के वो उत्तराधिकारी का मतलब होता है उनके हाथ में सारी बागडोर दे दी जाती थी। ठीक है, तो अब मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इनके शासन अवधि वगैरह के बारे में बताता हूँ। इनकी शासन अवधि जो थी वो 15 जून 1206, मैं यहाँ से 1206 याद रख सकते हैं, 1206 से 1210 तक हुई थी। मतलब इनकी शासन अवधि थी वो सिर्फ 4 साल के लिए हुई थी। और इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 1206 में ही लाहौर में हुआ था उनका। और जो उससे पहले पूर्ववर्ती थे वो मोहम्मद गौरी थे। और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। बाद में इसको इल्तुतमिश के द्वारा मरवा दिया जाता है ना। और फिर इनका जो जन्म हुआ था ये 1150 में तुर्किस्तान में हुआ था, ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। और इनकी निधन जो हुआ था वो लाहौर में 1210 में हो गया था। इनका निधन भी बड़ा अजीब तरीके से हुआ था, तो आगे मैं बताऊँगा कैसे निधन हुआ था। और इनकी समाधि जो है, इनको अनारकली बाज़ार के पास लाहौर में इनकी समाधि है ना। और घराना जो है इनका गुलाम वंश है, क्योंकि ये गुलाम थे। ठीक है, और धर्म जो थे वो सुन्नी इस्लाम थे। ठीक है, अब स्टूडेंट में इनके शासन का पद बताता हूँ। ऐसा होता है क्या कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि मोहम्मद गौरी बहुत अलग अलग जगह पे शासन किया करते थे, तो उनकी मृत्यु होने के बाद अब क्या होता है, जो उनके गुलाम थे, है ना, जो उनके मतलब वफ़ादार लोग थे, उनके मन में आता है कि अब हम मतलब उनकी मृत्यु के बाद कि हम बनेंगे, और दूसरा वो कह रहा हम बनेंगे। तो अंत में क्या होता है, अंत में होता ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सबसे वफ़ादार इंसान के नाम से जाने जाते थे उस समय पे। हाँ, अपने वफ़ादारी के व्यू से और अपनी नॉलेज के व्यू से, हर चीज़ के व्यू से ये बाकी सारे लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते थे। शासन फिर अंत में होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जनता चुनती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनती है ना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के चुने जाने से होता क्या है, एक उत्तराधिकारी थे, वो थे गयासुद्दीन मोहम्मद थे, जो गयासुद्दीन मोहम्मद थे, है ना। और ये एलदोज थे, है ना, ये नसीरुद्दीन कबाचा थे, है ना। ये सब इनका विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें भी पता है अब 4 लोग हैं, एक सीट के लिए 4 लोग हैं। अब चारों एक ही सीट के लिए पीछे पड़े हैं। अगर उनमें से कोई एक भी अगर आगे जाएगा तो उनमें क्या होता है, चारों में वो जो बचे हुए 3 हैं वो क्या करते हैं, पहले वाले का विद्रोह करते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान थे, है ना। मतलब उनको पता था कि कैसे किस तरीके से शासन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद, ये जो एलदोज और ये आवारे, ये नसीरुद्दीन कबाचा थे, इनसे विद्रोह से बचने के लिए उन्होंने क्या करा, ये इन विद्रोही को शांत करने के लिए ऐबक ने वैवाहिक संबंधों का आधार बनाया। क्या हुआ, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने विद्रोह से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने जिनके साथ इनकी दुश्मनी थी उनके साथ वैवाहिक संबंधों के आधार पर उनके से रिश्ते बनाए। रिश्ते ऐसे बनाए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने क्या करा, अपनी तो जो एलदोज की पुत्री से, हाँ, अंत में क्या हुआ कि एक एलदोज जो थे, ये ना ईरान के गवर्नर थे उस समय पे। इनकी एक पुत्री थी, उनसे इन्होंने शादी कर ली। जब उन्होंने इससे शादी करी तो इनका विद्रोह ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब ये जो एलदोज थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ससुर बन चुके थे। और हुआ क्या,
और उन्होंने जो कबाचा थे, जो नसरुद्दीन कबाचा थे, उनसे अपनी बहन की शादी करा दी। जो नसरुद्दीन कबाचा, ये भी इनके अपोजिट में खड़े थे ना, नसरुद्दीन कबाचा, तो इनसे अपनी सिस्टर की शादी करा दी और इल्तुतमिश से अपनी पुत्री की शादी करा दी। तो जितने भी विद्रोह होने वाले थे वो सभी विद्रोह अब शांत हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने सारे विद्रोहियों को रिश्ते में बांध दिया, है ना। और रिश्ते में बांधने का रीज़न ये भी था, कभी अगर कोई दिक्कत हो तो ये इनका सपोर्ट करे। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको। इन वैवाहिक संबंध के कारण एल्दोज कोबाचा और से विद्रोही का खतरा कम हो गया। अब क्या होता है, अंत में होता क्या है, गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान के रूप में स्वीकार करते हुए 1208 में सिंहासन छात्र राजकीय पताका का नकारा भेंट किया। इस तरह ऐबक स्वतंत्रता शासक रूप से तुर्की राज्य के संस्थापक बना। कहने का मतलब यही है कि ये जो जितना भी खतरा था, जितने भी इसके अपोजिट में बंदे खड़े हुए थे, इनसे वैवाहिक संबंधों में संबंध बना के इन्होंने अपना सारा खतरा टाल दिया। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीज़, ठीक है। अच्छा, इनके दानशील, ऐसा बताया जाता है, हिस्ट्री में मैंने भी पढ़ा, क्लास 7th में भी पढ़ा है ना, और इंसाइक्लोपीडिया से भी मैंने पढ़ा, तो उसमें बताया गया दानशील के ये जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक दानशील व्यक्ति थे। दानशील व्यक्ति यूँ थे कि कुतुबुद्दीन को ना एक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अब लाख बख्श का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो इसका मीनिंग जान लेना जरूरी है। लाख बख्श का मतलब था कि ये इतने दानशील व्यक्ति थे, ये लाखों की भेंट, लाखों का दान यूं ही किसी को दे दिया करते थे, इसी वजह से इनको दानशील व्यक्ति बोला जाता था। अब मैं इनके निर्माण कार्य के बारे में बताता हूँ। निर्माण कार्य होते क्या है। निर्माण कार्य में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने फ़ख्र-ए-ऐबक ने दिल्ली में क्वात उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन जो थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ना सबसे अच्छा उस समय का सबसे अच्छा सुल्तान माना जाता था, है ना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक हर चीज़ में बेटर थे औरों के मुकाबले। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी सारी मस्जिदें भी बनाई थी, है ना, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा करके एक मस्जिद थी, काफ़ी फेमस है ये। और दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की भी नींव इन्होंने ही रखी थी, ठीक है। ये चीज़ थी यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के अनुसार, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ जो पुराने इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा, कुतुबुद्दीन ऐबक इतने सही थे कि उस समय ये बोला जाता था कि ऐबक के शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे। इसका यहाँ पर सेंस यहाँ पर ये है कि वहाँ पर उन्होंने सारा वो जो थी ना, वो उसे क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी सारी ख़त्म कर दी थी, जिसकी वजह से सब उनकी नज़र में बराबर थे, ठीक है। अब मैं इनकी मृत्यु के बारे में बताता हूँ, मृत्यु कैसे हुई इनकी। अच्छा, मृत्यु के बारे में बताता हूँ। अपने शासन में 4 वर्ष बाद 1210 में लाहौर में चौगान यानी पोलो। अब वो क्या होता है, अंत में पोलो क्या होता है, वो घोड़े पे बैठ के खेलते थे। अच्छा, घोड़े पे बैठ के जब वो पोलो खेल रहे थे तो वो घोड़े से गिर जाते हैं और गिरने से उनकी इंस्टेंट मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, वो जो मकबरा है वो लाहौर में बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो पोलो खेलते हुए हुई थी, घोड़े से गिर के। एक्चुअली जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, इसके आगे और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ ये मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यू से वीडियो बनाई, है ना। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, जैसे इनके मरने के बाद क्या हुआ, वैसे तो इनके मरने के बाद इनके बेटे का शासन आया, फिर इनके बेटे का शासन ज़्यादा नहीं रहा, 6-7 महीने रहा। उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा वो युद्ध में हार जाते हैं और वो मारे जाते हैं आराम से। तो अगर आपको ऐसी वीडियो आगे और भी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो यहाँ पर मैंने बुक में भी पढ़ा था, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये और राजाओं से बेटर थे, ठीक है। होप कि आपको वीडियो समझ आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।